नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11वीं की पुस्तक वितान भाग 1 में से पाठ 3 आलो अंधारी का दूसरा भाग। आलो अंधारी लिखा है बेबी हालदार ने। इन्होंने इस पाठ को बांग्ला भाषा में लिखा था, जिसका अनुवाद प्रबोध कुमार ने हिंदी में किया था। तो पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं इसका प्रथम भाग, जिसमें संघर्षशील स्त्री के बारे में इसे बेबी हालदार को चित्रित किया गया है। यह बेबी हालदार की एक ऐसी आप बीती कहानी है जो मूलतः बांग्ला भाषा में लिखी गई है, लेकिन पहली ऐसी रचना जो छपकर बाज़ार में आने से पहले ही हिंदी में अनुदित हो गई, जिसका अनुवाद किया प्रबोध कुमार ने। यह उन करोड़ों झुग्गियों की कहानी है जिसमें झांकना भी भद्रता के तकाजे से बाहर होता है। यह साहित्य के उन पहलुओं के लिए चुनौती है जो साहित्य को सांचे में देखने के आदी हैं, जो समाज के कोने अंतरे में पनपते साहित्य को हाशिए पर रख देती हैं। इसका कहने का अभिप्राय ये है कि जो लोग झुग्गी झोंपड़ियों में रहते हैं या जो लोग प्रख्यात नहीं होते हैं, अगर कोई उनमें से साहित्य को लिखता है, उनके माध्यम से साहित्य पनपता है, तो दूसरे इसे सहन नहीं कर पाते हैं और भाषा और साहित्य को भी एक खास वर्ग की जागीर मानते हैं। वो अपनी जागीर मानते हैं कि इस पर केवल हमारा हक है। तो पिछली वीडियो में हमने बेबी के बारे में पढ़ा कि वो अपने बच्चों को लेकर अपने पति से अलग रहती है और किराए के मकान में रहती है। जब उसे वो किराया पूरा नहीं होता था, एक सुनील नामक युवक ने उसे एक नौकरी पर रखवाया। किराया पूरा ना होने के कारण उसने कम सुविधाओं वाला मकान ले लिया था। वहाँ भी लोग उसे बहुत ज़्यादा तंग किया करते थे। एक दिन बेबी जब काम पर गई हुई थी और जब वो काम से घर लौटी तो देखा कि उसका मकान टूटा हुआ है तथा सारा सामान खुले में बाहर पड़ा हुआ है। वह रोने लगी। इतनी जल्दी मकान ढूंढने की दिक्कत थी, क्योंकि इतनी जल्दी घर कहाँ से मिलता। दूसरे घरों के लोग अपना अपना सामान इकट्ठा करके नए घर की तलाश में चले गए थे, लेकिन उसके पास, क्योंकि वो पति के साथ नहीं रहती थी, बच्चे उसके छोटे थे, उसके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति ना था जो कि उसकी सहायता करता। वह सारी रात बच्चों के साथ खुले आसमान के नीचे बैठी रही। उसे दुख था कि दो भाई नज़दीक रहने के बावजूद भी कोई भी उसकी सहायता नहीं कर रहा है। तातुश, जिनके घर में बेबी काम करती थी, जब उनको बेबी के घर के टूटने का पता चला तो उन्होंने अपने घर में बेबी को रहने के लिए एक कमरा दे दिया। इस प्रकार वह तातुश के घर में रहने लगी। उसके बच्चों को ठीक प्रकार से खाना मिलने लगा। तातुश उसका बहुत ध्यान रखते थे, क्योंकि पहले भी कह चुकी हैं कि वो उसे बेटी की तरह मानते थे। बच्चों के बीमार होने पर वे उसकी दवा का भी प्रबंध करते थे। उसके सद्व्यवहार को देखकर बेबी हैरान थी। उसका बड़ा लड़का किसी के घर में काम करता था। ये है तातुश और बेबी, जिनका आपस में पिता और पुत्री का संबंध था। तो बेबी का बड़ा लड़का कहीं बाहर काम करता था, जिसकी वजह से बेबी बहुत उदास रहती थी, क्योंकि उस बच्चे अभी छोटे थे और वो भी काम पर लग गए, तो बेबी उदास रहती थी। तातुश ने उसके लड़के को खोजा तथा उसे बेबी से मिलवाया। उस लड़के को दूसरी जगह पर कुछ अच्छा काम दिलवाया। लेखिका सोचती थी कि तातुश पिछले जन्म में उसके अवश्य उसके बाबा रहा होंगे, उसके पिता रहे होंगे।
तातुश हमेशा उसे लिखने के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे। उन्होंने अपने कई मित्रों के पास बेबी के लेखन के कुछ अंश भी भेज दिए थे। उन्हें यह लेखन पसंद आया, यानी तातुश के मित्रों को यह लेखन पसंद आया और वे भी लेखिका का उत्साह बढ़ाते रहे। तातुश के छोटे लड़के अर्जुन दा के 2 मित्र भी वहां आकर रहने लगे थे, परंतु उनके अच्छे व्यवहार से लेखिका बढ़े हुए काम को भी खुशी खुशी करने लगी। तातुश ने सोचा कि सारा दिन काम करने के बाद वे भी थक जाती होगी, इसलिए उसने उसे रोजाना शाम के समय पार्क में बच्चों को घुमा लाने के लिए कहा। उन्होंने सोचा कि इससे बच्चों का भी दिल बहल जाएगा। अब वे भी पार्क में जाने लगी। पार्क में नए नए लोगों से उसकी मुलाकात होती। ऐसे में उसकी पहचान एक बंगाली लड़की से हुई जो कि जल्दी ही वापस चली गई थी। लोगों के दुर्व्यवहार के कारण बाद में उसने पार्क में जाना भी छोड़ दिया था। लेखिका को किताब, अखबार पढ़ने व लेखन कार्य में अब आनंद आने लगा था। तातुश के जोर देने पर वह अपने जीवन की घटनाएं लिखने लगी। तातुश के दोस्त उसका उत्साह बढ़ाते रहे। एक मित्र ने तो उसे आशापूर्णा देवी का उदाहरण भी दे दिया। इससे लेखिका यानी बेबी हालदार का हौसला और बढ़ा और उसने उन्हें जेठू कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया। जेठू यानी कि पिता के बड़े भाई, जेठू कहकर संबोधित करना शुरू कर दिया। एक दिन लेखिका के पिता उससे मिलने पहुँचे। उसने उसकी माँ के निधन के बारे में बताया। लेखिका के भाइयों को पता था, जो कि उसके नज़दीक ही रहते थे, परंतु उन्होंने लेखिका को बताया तक नहीं कि उसकी माता की मृत्यु हो गई है। वह काफ़ी देर तक माँ की याद में रोती रही। बाबा ने बच्चों से माँ का ख्याल रखने के लिए उन्हें समझाया। लेखिका पत्रों के माध्यम से कोलकाता और दिल्ली के मित्रों से संपर्क रखने लगी। उसे हैरानी होती कि लोग उसके लेखन को पसंद करते हैं। शर्मिला उससे तरह तरह की बातें करती थी। लेखिका सोचती थी कि अगर तातुश उससे न मिलते तो यह जीवन उसे कहाँ मिलता। लेखिका का जीवन तातुश के घर में आकर बदल गया था। उसका बड़ा लड़का काम पर लगा था। दोनों छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे। वह स्वयं लेखिका बन गई। वह सोचती थी कि अपनों से बिछुड़कर कैसे जी पाएगी, किंतु अब उसने जीना सीख लिया था। वह तातुश से शब्दों के अर्थ पूछने लगी थी। तातुश के जीवन में भी खुशी आ गई थी। अंत में एक दिन वह भी आ गया जब लेखिका की लेखन कला को पत्रिका में जगह मिली। पत्रिका में उसकी रचना का शीर्षक था आलो आंधारी बेबी हालदार। वह अत्यंत प्रसन्न थी। तातुश के प्रति उसका मन कृतज्ञता से भर गया था। उसने तातुश के पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त किया और इस तरह से एक काम करने वाली बाई से वह एक बहुत बड़ी लेखिका बन गई थी। ये उसके संघर्ष का, उसके परिश्रम का परिणाम था कि वो एक बहुत अच्छी लेखिका बन गई थी। उसके निराशावादी जीवन में आशा की एक लहर आ गई थी और वो बहुत खुश थी। ये था बेबी का संघर्ष भरा जीवन, उसकी आत्मकथा। आप लोग इस पूरे पाठ को दोबारा से पढ़िए और इस पर आधारित प्रश्न उत्तर पर चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।